बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च पाकिस्तान में जुमे की शाम और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 104। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। जी हाँ, ये तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान का वाक़या है। हम इस वक्त जब व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो तकरीबन पाकिस्तान में शाम के 8 बज रहे हैं या 8:15 बज रहे हैं। तो अब से कोई आधा घंटा पहले का ये वाक़या है या घंटा पहले का, इसलिए अभी बहुत ही महदूद मालूमात हैं। अगले व्लॉग तक जब पूरी मालूमात होंगी तो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जितनी मालूमात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। अभी तक पता ये चला है कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद में 2 ड्रोन्स देखे गए। पहले इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया, उसके बाद एयरफोर्स ने एक्शन करते हुए इन दोनों ड्रोन्स को मार गिराया। जो तस्वीर और वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं उससे ये तो नहीं लगता कि ये ईरानी ड्रोन्स हैं, क्योंकि वो खासे बड़े हैं। ये ज़रा छोटे ड्रोन्स लगते हैं, लेकिन अभी कुछ भी हतमी तौर पर कहना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये अभी बहुत थोड़ी देर पहले का वाक़या है। कुछ लोग इन खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि ये कहीं अफगानिस्तान से ना आए हों। याद कीजिए, जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंडिया ने भी सैकड़ों की तादाद में या बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ भेजे थे। अभी किसी को कंफर्म नहीं है कि ये वैसा ही कोई ड्रोन इंडिया से आया है या अफगानिस्तान से है। जाहिर है इस वक्त ईरान की जंग चल रही है तो बहुत सारे लोग उस तरफ भी सोच रहे हैं, लेकिन हमारा जो ज़ाती तज्जिया है और जो तस्वीर देखी हैं, लगता नहीं है कि इसका ईरान के साथ किसी किस्म का भी कोई लेना देना है। खैर, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये अभी तक जैसा मैंने आपको कहा कि इतनी ही मालूमात आई हैं। जब मज़ीद मालूमात आएंगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल जो इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया है और इस्लामाबाद में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। हाँ, इस बारे में तो नॉर्मल है, लेकिन आज जो एहतजाज हुआ है पूरे मुल्क में, उस वजह से इस्लामाबाद पूरा कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है। उस मामले में हालात इस वक्त तक अभी नॉर्मल नहीं हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले उसी सिलसिले में बात कर लें ईरान की। आज यौम कुद्स था, आज फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन था। पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती करने के लिए इस दिन को मनाया और जाहिर है अब तो ईरान के साथ भी यकजहती हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर भी उसके लिए मुजाहरे हुए, लेकिन पूरी दुनिया को हैरान कर दिया आज ईरानी कौम ने। तेहरान हो या मशहद हो, हर जगह पर हज़ारों या लाखों की तादाद में जो ईरानी कौम है वो निकल के गलियों बाज़ारों में आई। ऐन उस वक्त, जी हाँ, ये नहीं कि उससे 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, ऐन उस वक्त इसराइल के जो जहाज़ हैं उन्होंने जहाँ जहाँ आवाम थी उसके आसपास, बिल्कुल उनके ऊपर नहीं, लेकिन लोगों को डराने के लिए ताकि लोग घरों के अंदर रहें, उसके आसपास बमबारी की। लोगों ने तो क्या डरना था, हमें और भी ऐसे मनाजर नजर आए जिनको ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और यकीनी तौर पर आप भी उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अली लारेजानी, जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, वो आज अचानक से ये जो एहतजाज हो रहा था इसके दरमियान, लोगों के दरमियान नज़र आ रहे थे, ऐन उस वक्त जब उनके पहलू में बमबारी हो रही थी। मतलब उसी एहतजाज के लेफ्ट या राइट पर इसराइली जहाज़ जो हैं वो बमबारी कर रहे थे। इसी तरह सिर्फ वही नहीं, जो ईरान के सदर हैं वो भी वहाँ पर देखे गए, जो ईरान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी वहाँ देखे गए। इसी तरीके से जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी वहाँ देखे गए। मतलब कहने का यह है कि वो तमाम क़यादत जिसके बारे में सारी दुनिया को खौफ है, डर है कि अब ये तमाम लोग इसराइल के निशाने पर हैं, इसराइल इनके खून का प्यासा है और किसी भी वक्त जैसे ही इसराइल को इंटेलिजेंस मिली कि ये लोग कहाँ हैं, वो जाहिर है इनको भी कत्ल कर देंगे, इन पर भी बम या गोले मार देंगे। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लीडरशिप जो है ये आज लोगों के दरमियान नजर आई। सिर्फ यही नजर नहीं आए, बल्कि इन्होंने वहां पर टेलीविजन को लाइव इंटरव्यूज भी दिए। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, टेलीविजन को लाइव इंटरव्यूज भी दिए। कम अज़ कम मैंने अली लारेजानी और उनके जो अराकची, उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस हैं, इन तीनों के तो कम अज़ कम मैंने लाइव इंटरव्यूज़ देखे। जो सदर हैं ईरान के वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी एहतजाज के अंदर शामिल थे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईरान की पूरी लीडरशिप जो है उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है, अब उनके यहाँ कोई फैसला करने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि जंग तो बंद हो जाए, लेकिन ईरान के पास कोई लीडर बचा ही नहीं जो जंग बंदी का ऐलान कर दे। ये सदर ट्रंप ने आज G7 के ममालिक के साथ बात करते हुए कहा है। अब ये तो वो रिजॉल्व है जो हमने आपके सामने ईरानी लीडरशिप का रखा। दूसरी तरफ आज अहवाल इस्लामाबाद से रखने और लाहौर से रखने, इस्लामाबाद पूरे को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था। ईरान की लीडरशिप तो पब्लिक के दरमियान में थी। हमारी जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 की लीडरशिप है उन्होंने पूरे के पूरे शहरों को कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ था कि कहीं अवाम जो है वो यौम कुद्स पर निकल कर प्रोटेस्ट ना कर दे। बहरहाल उसके बावजूद लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी लोग बाहर निकले
ज़ाहिर है तादाद के बारे में अभी मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं कि बहुत बड़ी तादाद में या बड़ी तादाद में, लेकिन कम अज़ कम लोग निकले ज़रूर। लाहौर की रैली तो काफ़ी बड़ी थी और लोगों ने फ़लस्तीन के साथ भी और ईरान के साथ भी यकजहती के लिए नारे भी लगाए और अपनी सपोर्ट का जो उन्होंने एक्सप्रेस किया इन रैलीज़ के अंदर आकर। लेकिन इस्लामाबाद पूरा जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ था ताकि वहाँ पर चिड़िया भी पर ना मार सके। स्पेशली जिसे रेड जोन कहते हैं, ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव का इलाका है, उस तरफ किसी को नहीं आने दिया गया। एक बात ये, दूसरी खबर आज ही की सुन लीजिएगा, हैरान होंगे आप। दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी हैं उनकी सदारत में एक इजलास हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद को दाखिल होने के लिए छोटी बड़ी सड़कें जितने भी रास्ते हैं वो मिलाकर 109 बनते हैं दाखिली रास्ते। इन 109 दाखिली रास्तों को बंद कर दिया जाएगा और इस्लामाबाद में सिर्फ 25 रास्ते जो हैं वो खोले जाएंगे। मतलब आप ये कह लीजिए कि चौथा हिस्सा सिर्फ रह जाएगा, 3 हिस्से जो रास्तों के हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। टोटल 109 रास्ते हैं। मैंने जैसे आपको कहा, छोटे मोटे रोड्स जो इस्लामाबाद की कॉलोनियों के अंदर से आते हुए इस्लामाबाद के अंदर आ जाते हैं, उन तमाम रोड्स को, उन तमाम रास्तों को 109 बनते हैं, उन्हें बंद करके सिर्फ 25 रास्ते मीन एक किले की तरह का इस्लामाबाद को बना दिया जाएगा। जैसे पुराने ज़मानों में चंद दरवाजे होते थे किलों के अंदर, अब वैसे चंद दरवाजे बना दिए जाएंगे। सिर्फ 25 रास्ते कहते हैं हमने खोलने हैं जो इस्लामाबाद के अंदर आप आ सकेंगे, बाकी तमाम रास्ते बंद कर देंगे। तो अप्रोच आपके सामने है दोनों तरफ की। बहरहाल इस पर क्या मजीद बात करनी, हम चलते हैं सीधा सदर ट्रंप की आज जो मुलाकात हुई है G7 के ममालिक के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि G7 में कौन कौन से ममालिक हैं। उसमें अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा है, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम है। ये वो 7 ममालिक हैं जो चाइना और रूस के अलावा आप ये कह लें कि बड़ी ताकतें समझी जाती हैं और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसे G7 ग्रुप कहा जाता है। उसकी आज एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है जिससे खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने वहां दावा किया, ये अब अमेरिकी मीडिया रख रहा है सामने, कि ईरान जो है वो ये जंग हार चुका है, ईरान हथियार डालने के करीब है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी तमाम लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है और अब उनके पास कोई बंदा ही नहीं बचा जो जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दे, वरना तो मामला जो है वो अभी तक ख़त्म हो जाता। बहरहाल G7 के कंट्रीज़ को उन्होंने यही कहा कि ईरान किसी भी वक्त जंग बंद कर लेगा, मतलब कि हथियार डाल देगा और जंग रुक जाएगी, और मैं पूरा काम मुकम्मल करके रुकना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि 5 साल के बाद दोबारा मुझे ईरान के साथ जंग करनी पड़े। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान को मुकम्मल तबाह करके, मीन उनकी जो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, मुकम्मल तबाह करके मैं रुकना चाहता हूं ताकि दोबारा ईरान के साथ जंग ना करनी पड़े। G7 की जो लीडरशिप है उन्होंने आगे से सदर ट्रंप से यही तकाजा किया कि इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि एनर्जी की जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं वो पूरी दुनिया को तंग कर रही हैं और उससे बिजनेस की जो इंटरप्शन है वो अब इनएविटेबल नज़र आ रही है और ये मुल्क अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जंग को जल्द ख़त्म करना चाहिए। इसमें आपको कुछ मुल्कों की पोजीशन तो पता है, बहुत ही वाज़े। कनाडा कहता है हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, यूके कहता है हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, फ्रांस कहता है हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, आज जर्मनी ने भी कह दिया कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, इटली भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। जापान की स्टेटमेंट मेरे सामने अभी तक नहीं आई कोई कि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं। तो अमेरिका के अलावा और जापान की स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं आई, बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो वाजे कह चुके हैं कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आगे चलते हैं। आगे सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर एक हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो रोज ऐसी स्टोरीज करता है जिससे ये दिखाता है कि हम ईरान के अंदर जंग हार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ईरान की नेवी भी तबाह कर दी, उनके मिसाइल भी तबाह कर दिए, उनकी लीडरशिप को भी कत्ल कर दिया सारी को, और फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि हम जंग हार रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं 47th प्रेसिडेंट हूं और ईरानी रजीम जो है वो 47 साल से 47 ईयर से लोगों को मार रही है और अब मैं इनको कत्ल कर रहा हूं और मुझे इसका बहुत मजा आ रहा है कि जो लोग 47 साल से सारी आवाम को मार रहे थे उनको अब मैं मार रहा हूं। ये आज सदर ट्रंप का बयान है जो उन्होंने दिया है सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर और अटैक किया है न्यूयॉर्क टाइम्स पर। आगे चलते हैं। आगे अमेरिका ने 30 दिन का पूरी दुनिया को, अब पहले तो सिर्फ इंडिया को और चंद मुल्कों को कहा था, अब पूरी दुनिया को कहा है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर जितना भी तेल खरीदना चाहें वो रशिया से खरीद सकते हैं। अब आप सोचिए कि इसमें लॉटरी तो रशिया की निकल आई। रशिया से इस वक्त चाइना और दूसरे ममालिक इतना तेल खरीद रहे हैं जितना शायद उन्होंने 3-4 महीनों में नहीं खरीदना था, उससे भी ज्यादा तेल वो इस वक्त खरीद रहे हैं। मतलब ये जो पाबंदियां उठी हैं इनका आप सोचिए कि अमेरिका ने खुद ही पाबंदियां लगाई थी। यहां पर इस पहलू को भी जहन में रखिए कि ईरान और रशिया जो है, रूस हैं, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं और वो एक ही तरफ खेलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईरान की जो स्ट्रेटजी है जंग में, वो आबनाए हरमज को भले बंद करने वाली हो या खलीजी ममालिक के ऊपर हमले करने वाली हो, उसने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि जो अमेरिका ने खुद पाबंदियां रशिया के ऊपर लगाई थी उनको वापस उठाए और रशिया का फायदा होने दे। तो एक तरफ से तो जो रशिया और ईरान जाहिर है क्लब में खेलते हैं, उनके लिए ये विन विन है कि ईरान ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहा है जिसका फायदा रशिया को हो रहा है।
अब अमेरिका ने 30 दिन के लिए ये पाबंदी उठा ली है और जैसे मैंने कहा कि जो नंबर्स जो सामने आ रहे हैं वो नॉर्मल हालात से कई गुना ज़्यादा चाइना और सारे लोग मेरे ख्याल में वो इन 30 दिनों में इतने सौदे कर लेंगे रूस के साथ। कह तो अमेरिका यही रहा है कि जो पानी के अंदर उनका तेल स्ट्रैंडेड है सिर्फ आप वो खरीदें, लेकिन मुझे लगता है कि बात वहां तक नहीं रहनी। ये इतना तेल चाइना ने उनसे खरीद लेना है कि 1-1.5 साल की जो यूक्रेन की वॉर है उसको कम से कम रूस के लिए एक हवा का खुशगवार उनके लिए झोंका साबित होगा कि उन्हें बहुत सारे फंड्स इसमें से मिलेंगे। अगली खबर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस के बारे में रखते हैं क्योंकि वहां पर अब बेचैनी है और इस चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है कि अमेरिका के पास जितने भी बहुत ही अहम मिसाइल थे जो इंटरसेप्टर्स थे या हमला करने के लिए थे वो सब के सब तकरीबन इस्तेमाल कर लिए गए हैं। उनका जो स्टॉक पाइल था वो ख़त्म कर दिया गया है और अब अमेरिका के पास उसका नंबर बहुत कम रह गया है। मसलन आज मेरी किसी से बात हो रही थी दुबई में, तो वो बता रहे थे कि पहले दुबई के अंदर जो ईरानी ड्रोन आते थे या ईरानी मिसाइल आते थे उनको गिराने के लिए इस तरफ से मिसाइल ही छोड़े जाते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से अब या तो F-16 जहाज़ जो ईरानी ड्रोन है उनको गिराते हैं या हेलीकॉप्टर्स गिरा रहे हैं, जिससे ये वाजे हो रहा है कि जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम हो गए उस खित्ते में भी और यकीनन अमेरिका के पास भी। अब उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ये खबर दे रहा है, ये जो पहली खबर हमने आपको दी है कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उन्हें इसके ऊपर खदशात हैं और वो इसकी ब्रीफिंग लेना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पेंटागन क्या करेगा, किस तरीके से ये जो रिजर्व्स कम हुए हमारे मिसाइल्स के इनको पूरा करेगा। अगली खबर इकोनॉमिक टाइम्स की है, वो कहते हैं कि अब पेंटागन ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जो कम से कम $200 अरब की इन्वेस्टमेंट करे और नए मिसाइल बनाए और ये जो स्टॉक पाइल नीचे हुआ है इसको एक दफ़ा फिर इंप्रूव करके दे। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जो टारगेट कर रहा है पेंटागन वो 4 से 5 ग्रुप्स को कर रहा है, मसलन मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स। वो चाहते हैं कि इन पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जाए और ये ग्रुप $200 अरब की इन्वेस्टमेंट करे। जाहिर है उनको वापस मिलेंगे वो पैसे जब मिसाइल बेचेंगे या पेंटागन खरीदेगा या कोई और मुल्क खरीदेगा। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन पहले बनाने के लिए और इस कमी को पूरा करने के लिए ये कम से कम $200 अरब की इन्वेस्टमेंट करे। तो एक तरफ तो एनर्जी का क्राइसिस है तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हथियारों का क्राइसिस जो है वो जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इतने मिसाइल चलाए गए हैं कि यहां पर उनकी अब कमी वाक़या हो गई है। आगे चलते हैं जी। आगे जो पावर स्ट्रगल है व्हाइट हाउस के अंदर, ये अब रॉयटर्स लिख रहा है। रॉयटर्स की स्टोरी है कि व्हाइट हाउस के अंदर भी इस वक्त पावर स्ट्रगल है। 2 ग्रुप्स बन गए हैं सदर ट्रंप की काबीना के अंदर। एक ग्रुप कहता है कि एनर्जी की प्राइसेस जितनी ऊपर जा रही हैं हम अमेरिका में अनपॉपुलर हो जाएंगे और जैसा आप सबको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो नवंबर में हो जाएंगे अमेरिका के अंदर और उनकी कैंपेन तो पहले ही शुरू हो चुकी है, प्राइमरीज होना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त अमेरिका आप ये कह सकते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। तो एक ग्रुप ऐसा है इनकी काबीना में जो कहता है कि हमें इसका शदीद नुकसान होगा और हमें फौरी तौर पर अब किसी तरीके से इस जंग से निकलना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। लेकिन फिर सदर ट्रंप की काबीना में रॉयटर्स कहता है कि एक ऐसा ग्रुप भी है जो कहता है नहीं, अभी जंग लड़नी चाहिए, ईरान के ऊपर मजीद फौजी प्रेशर बरकरार रखना चाहिए और उनका मजीद नुकसान करना चाहिए। देखते हैं अब विक्ट्री किस ग्रुप की होती है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल रॉयटर्स वहां से रख रहा है। आगे जो नेटो के चीफ हैं, एक चीफ उनके जो जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी आप सिविलियन आबादी पर हमला करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि उस कौम का अज़्म पहले से भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और यही कुछ अब ईरान में होते हुए आज हमने वाकई देखा है जब अली लारजानी और उनके वज़ीर ख़ारजा, सदर और चीफ जस्टिस और बाकी लीडरशिप को अवाम के दरमियान में देखा। तो उससे वाज़ेह हुआ कि बजाय इसके कि डरने के, जिनकी आप एक किस्म का आप यही कह सकते हैं कि उन पर तो हेड मनी लगी हुई है, मतलब उनके नाम तो सारे उस लिस्ट में हैं जिनको मारना है, कत्ल करना है, उसके बावजूद वो वहाँ लोगों के दरमियान फिर रहे थे। एक और खबर ले लीजिए और वो खबर अब अमेरिकी सेंटकॉम से आई है कि जो तैयारा अमेरिका का 135 जो प्लेन रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तस्वीर हम आपके सामने रख देते हैं, वो जो गायब हो गया था अब पता चला कि वो क्रैश कर गया या गिर गया या गिरा दिया गया। बहरहाल पहले अमेरिका ने कहा कि उनके 6 में से 4 लोग मारे गए हैं उसमें। अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये आई है कि 6 के 6 लोग जो हैं वो उस हादसे में जो भी हुआ, अभी तक अमेरिका ने नहीं बताया कि उसको गिराया गया है मिसाइल मार के या वो तैयारा खुद ही गिरा, क्योंकि ये तैयारे बहुत सेफ होते हैं, खुद गिरने वाली बात तो ज़रा थोड़ी मुश्किल लगती है। फिर मीडिया आउटलेट्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो दूसरा उसके साथ वाला तैयारा था जो आकर इसराइल के अंदर जिसने लैंड किया है, उस तैयारे को भी खासा नुकसान पहुंचा हुआ है। अब पता नहीं वहां पर कोई तूफान था जिसमें ये फंस गए या मिसाइलों से हमला हुआ, लेकिन ये क्लियर हो गया कि एक तैयारा गिर गया है और उसके अंदर जो अमला था 6 के 6 लोग जो उसके अंदर अमरीकी थे वो हलाक हो गए। तो ये सूरत हाल एक और डेवलप होती हुई, जो अमरीकी अफवाज के सीनियर ऑफिसर भी उसमें होंगे, उसमें जूनियर भी होंगे, तो जो भी अमरीकी फ़ौजी थे, अफसरान थे, वो उसमें हलाक हो गए। और अब मज़ीद इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके सामने रखेंगे।
उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि अरब ममालिक से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस बंद करके जाना शुरू हो गई हैं। कतर में बैंक्स, कतर और दुबई में, दुबई का तो हमने आपके सामने पूरा फीचर रखा था, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से जा रही हैं। तो कतर से भी, सऊदी अरेबिया से भी जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने भी अब अपने ऑफिसेज बंद करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अमेजॉन के ऊपर पहले ही एक स्ट्राइक हो चुकी है ईरान की तरफ से और अब वो कह रहे हैं हमने मजीद स्ट्राइक्स भी करनी है। तो ऐसे हालात में जो टेक कंपनीज हैं वो भी वहां से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं और दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो एक बहुत बड़ा आप ये कहिए कि बिजनेस का धचका लग रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट को, जो उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। अच्छा जी, अब पाकिस्तान पर भी जाहिर है इसके असरात होंगे। मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि तकरीबन सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान को आते हैं। तकरीबन इससे मिलते जुलते थोड़े से कम या थोड़े से कम होते हैं अमूमी तौर पर, लेकिन इससे मिलते जुलते ही 10 अरब डॉलर के करीब ही यूएई से भी पाकिस्तान को पैसे आते हैं और दोनों जगहों से पाकिस्तान की लेबर, बहुत ही मेहनत करके मजदूर पाकिस्तानी जो है वो ये पैसा कमा के वापस भेजता है। अब जो सूरत हाल बन रही है जिसमें वहाँ से टेक कंपनीज जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ से निकल रही हैं। ज़ाहिर है टूरिज्म का सेक्टर, आपको बताया कि यूएई का 12% वहाँ से उनकी इकॉनमी चलती है। उस सब जो बैठ रहा है, और मेरे ख्याल 4 दिन पुरानी खबर है कि $600 मिलियन उस वक्त तक जो है वो नुकसान हो चुका था टूरिज्म सेक्टर को यूएई के अंदर और गल्फ के अंदर। तो अब जब इन तमाम कंपनीज को नुकसानात होंगे, ये दफ्तर बंद करके जाएंगी, तो जाहिर है जो हमारी लेबर है उनको भी, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और पहले ही हो चुकी है बहुत सारे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट अभी तक भी। और जो इवन मेरी किसी से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो फूड वगैरह डिलीवर करते हैं, जो पूरा दिन डिलीवरी करते थे, अब उन्हें 5-5, 6-6, 7-7 डिलीवरियों से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। मतलब जो लेबर है वो इफेक्ट हो चुकी है और हो रही है। तो जब वो हो चुकी है और हो रही है, तो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान को वहाँ से ज़र मुबादला आता है, आपको पता है कि हबीब अकरम साहब की स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब को कह दिया कि आप इनको गिरवी रख लें और हमें कर्जा दे दें। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी मामलात ख़राब होंगे, क्योंकि ये 20 बिलियन डॉलर, $20 बिलियन तकरीबन, जो या 20 से भी शायद को 2-4 ऊपर बिलियन डॉलर जो हैं, ये इन 2 मुल्कों से कम अज़ कम, बल्कि 2 क्या, आप समझिए कि इसमें कतर भी है, इसमें कुवैत भी है, इसमें बहरीन भी है, तमाम ये मुल्क है, इन सबकी ही इकॉनमी जो है वो हिट हो रही है। तो पाकिस्तान को भी इससे मेजर हिट होने का चांस है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे सिलसिले में क्या होता है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इलेक्शन अभी तक जो हो रहा था प्रेस क्लब का, जो हमने आपको बताया था, एक जर्नैली ग्रुप है, एक नॉन जर्नैली ग्रुप है, वो इलेक्शन अभी भी चल रहा है। पहले असद तूर साहब को जितवा दिया गया, फिर कहा गया नहीं वो हार गए। मतलब आप देखिए 2000 वोट पड़ा है और 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी रिजल्ट नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि वोट नहीं गिना जा रहा। ये तो 2024 वाला जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसी की याद ताज़ा कर रहा है आज प्रेस क्लब का। लेकिन जाहिर है याद ताज़ा भी तो करेगी, क्योंकि वहाँ भी जो जर्नैली काम ही था और यहाँ भी जर्नैली काम ही हो रहा है। लेकिन अब पहले रिजल्ट अनाउंस करते हैं, फिर उसे तब्दील कर देते हैं, और पहले 24 घंटे तो सिर्फ 2000 वोट नहीं गिने गए। तो वो मामला भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जूं का तूं जो है वो चल रहा है। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है, उसके करीब धमाका हुआ है, एसएचओ समेत 7 एहलकार उसमें शहीद हो गए हैं। फिर अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि चीन ने, अब ये खबर जो है रॉयटर्स की खबर है, मोतबर एजेंसी है, वो कहते हैं कि चीन ने सालसी की कोशिश की है। जो गुज़िश्ता माह था उसमें चीन के जो सफ़ीर थे उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, और ज़ाहिर है आसिम मुनीर के साथ भी हुई होगी। और उस मुलाकात में उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी का पैगाम दिया और कहा कि जंग रोक दें। रॉयटर्स के मुताबिक जिस दिन से ये पैगाम आया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने उसके बाद अफगानिस्तान पर उस तरीके से बमबारी नहीं की। रॉयटर्स कहता है कि सरहद के ऊपर तो छोटी मोटी झड़पें दोनों तरफ से चल रही हैं, लेकिन वो जो बड़ी एस्केलेशन थी और तकरीबन क्या बाकायदा जंग शुरू हो गई थी दोनों मुल्कों में, याद कीजिए, वो फौरी तौर पर रोक दी गई। और अब रॉयटर्स बता रहा है कि वो रुकवाई है चाइना ने, और चाइना के प्रेसिडेंट शी ने पैगाम दिया। अब जरा इसको फ्लिप करके देखें सारी बात को, तो आपको समझ आ जाएगी कि आसिम मुनीर तो 1 साल से ये जंग लड़ना चाहते थे और बार बार इंस्टिगेट कर रहे थे, माहौल को ऐसा बना रहे थे कि ये जंग जो है शुरू हो जाए, और आखिरकार इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन जाहिर है अफगानिस्तान के साथ इस वक्त चाइना के भी गहरे मरासम हैं, और चाइना की बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि चाइना से थोड़ी सी सर्जनिश भी आई है, और चाइना से थोड़ा सा दबाव भी आया है, और चाइना ने थोड़ा वार्न भी किया है कि आप किस रास्ते निकल पड़े हैं। जाहिर है इन्होंने तो जो दूसरी तरफ अपने मामला तय किए हुए अमेरिका की तरफ, उसी चक्कर में ये जंग शुरू कर रहे थे। लेकिन अब चाइना का जो प्रेशर है वो प्रिवेल होता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद मुझे कोई नहीं है, ये चाइना को भी चक्कर देंगे और कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग कुछ ना कुछ होके, और फिर दोबारा से ये जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो यही पता चल रहा है रॉयटर्स की स्टोरी के मुताबिक कि चाइना ने इस जंग को रुकवा दिया। अब जरा क्विकली आपको जो जहाज था मरियम साहबा का उसके बारे में बता दें।
जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो अब बोली हैं कोई 96 घंटों के बाद, और उन्होंने कहा है कि वो असल में जो जहाज़ है वो तकनीकी मुआयने के लिए, जी हाँ, जहाज़ को भी आपको पता है सियाटिका हो गया है, सियाटिका पेन हो गई है, तो वो तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया है ऑस्ट्रिया के शहर, और वहाँ पर उसका तकनीकी मुआयना हो रहा है। अब आप देखिए, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अभी इनको 3 हफ्ते हुए हैं या 4 कह लीजिए हफ्ते हुए हैं ये जहाज़ खरीदे हुए। इतनी जल्दी तो तकनीकी मुआयना इसलिए नहीं हो सकता कि नया जहाज़ है और फिर जब आप खरीदते हैं तो पूरी सर्विस के बाद ही खरीदा जाता है और उसकी पूरी लाइसेंसिंग भी रिन्यू होती है, सब कुछ होता है। तो अब जाहिर है इसमें या तो शॉपिंग का मामला है, और उड़ती उड़ती हमारे कान में पड़ी। आपको पता है कि जो खबर मेरे पास कंफर्म होती है वो आपके सामने रखते हैं, जो कंफर्म नहीं होती वो आपके सामने रख देते हैं कि ये गपशप है, लोग कह रहे हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये खबर कितनी दुरुस्त है। तो हमें एक उड़ती उड़ती खबर मिली है पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर से। कोई क्लेम कर रहा है कि असल में जो टॉयलेट है इस जहाज़ के अंदर और जो इसकी सीट्स हैं, सीट्स के कवर्स चेंज होंगे, उनके कलर्स चेंज होंगे, टॉयलेट पूरा ओवरहॉल होगा। बाजी को पसंद नहीं आया जिस तरह का इसके अंदर टॉयलेट है, वो बहुत ही छोटा है शायद, और बैठने वाले लोगों की ये ध्यान में रखिएगा कि जो इस तरह के ये सारे जहाज़ होते हैं उनमें अल्ट्रेशन की जा सकती होती है, कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी की जा सकती है। मतलब कि अगर ज़्यादा सीटें हैं तो सीटें निकाल के वहाँ पर बड़ा बाथरूम बनाया जा सकता है या दूसरी चीज़ें उसमें चेंजेस की जा सकती हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट के एक हमारे जो हमारा एक वहाँ पर सोर्स कह लें, ज़राए कह लें, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि असल में जो बाथरूम है उसको बड़ा करवाना है, सीट्स की रीअरेंजमेंट करवानी है, और उनके अंदर जो उसकी पोशिश जैसे कहते हैं उसके जो कवर्स हैं वो चेंज करवाने हैं, और कुछ अंदर कलर ऐसे इस्तेमाल हुए जहाज़ के अंदर उसके इंटीरियर में जो बाजी को पसंद नहीं है, और उन्होंने नई कलर सिलेक्शन चूज़ की है जो वो चाहते हैं कि जहाज़ के ऊपर लगे। लेकिन ये जो मैंने सारा आखिरी वाला हिस्सा दिया आपको कि ये चेंजेस होनी है, ये हमें 100% मैं इसलिए नहीं कह सकता कि सिर्फ एक ही सोर्स है जिसने ये बातचीत की है, वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्पेशली फंड्स भी अप्रूव किए गए हैं, लेकिन आप फिलहाल इसे बेशक गपशप ही समझिए। मजीद हमारे पास इसकी कोई बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई तो आपके